गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस की ओर, स्थानीय स्वशासन। तो पहला इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे कैसे भारत में विकास हुआ। तो ओवरव्यू हम लोग शुरू करते हैं ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल में एक गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, नाम था लॉर्ड रिपन। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के लिए सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो इन्होंने ही की थी। इसके बाद धीरे धीरे जब हम 1909 में पहुंचते हैं, 1919 में पहुंचते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है, तो जो स्थानीय स्वशासन होता है, इस विषय है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, इसको हस्तांतरित किया जाता है। किसको दिया जाता है? ये राज्यों को दिया जाता है या प्रांतों को दे दिया जाता है। और 1935 में भी प्रांतों के पास रहता है। और जब हम आजाद होते हैं, आफ्टर आजादी, भारत आजाद हुआ 1947 में और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके तहत हमारा जो संविधान था, संविधान में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक अनुच्छेद 40 का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित था, ग्राम पंचायतों का गठन। और ये अनुच्छेद 40 किसमें उल्लिखित है? डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी का गठन किया गया जो पंचायती राज से जुड़ी हुई थी। तो पंचायती राज की जो समितियां थी उनके नाम हम देख लेते हैं। पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां थी। एक कमेटी का गठन हुआ था, नाम है बलवंत राय मेहता। गठन हुआ 1957 में। और रिव्यू क्या करना था इसको? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम जो सरकार ने 1952 में शुरू किया था, प्लस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इन दोनों प्रोग्राम के बारे में रिव्यू करना था, इनके बारे में सुझाव देना था इस कमेटी को। इनकी बेहतरी के लिए इनको कैसे लागू किया जाए। तो जो कमेटी ने सुझाव दिए वो क्या क्या दिए इसमें? इस कमेटी ने सुझाव दिया कि एक पंचायती स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए।
इसके बाद एक कमेटी बनी अशोक मेहता। क्रम से याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैचिंग का आता है ईयर वाइज। इसका गठन किया गया था 1977-78 में और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में कब आई थी? 1977 के चुनाव में। उसके बाद इसका गठन किया गया और इस कमेटी ने सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। देयर आफ्टर राजीव गांधी की जब सरकार आई तो एक वीके राव कर समिति का गठन हुआ। पूरा देख लीजिए, नाम क्या है, लास्ट में राव है तो उसी से याद रखेंगे। वीके राव समिति करके शायद है। तो राव समिति जो बनी ये राजीव गांधी के समय बनी थी 1985-86 के आसपास। और राव समिति के बाद बनी थी एलएम सिंघवी समिति। ये भी राजीव गांधी के समय बनी। इनका टेन्योर क्या था राजीव गांधी का? 1984 से 89 तक। इसने संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की, दिए जाने का सुझाव दिया था। और लास्ट कमेटी है पीके थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी में ये पार्लियामेंट्री कमेटी थी। इसी पर और इन सब के बाद दौर शुरू होता है संविधान का, जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को। तो एक संशोधन हुआ था 73वां संशोधन। इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें क्या किया गया प्रावधान? एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, और एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। तिहत्तरवां हुआ और ये पंचायती राज के लिए था। एक 74वां संशोधन हुआ। 1993 में ही ये था शहरी स्वशासन के लिए, शहरी स्थानीय निकायों का गठन। म्यूनिसिपैलिटी
को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये हो गया कैसे हम यहाँ तक पहुंचे विकास के क्रम में। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई। भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार कहाँ गठन किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार किसका पंचायती राज कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे भी है, तो राजस्थान के नागौर में पहली बार गठित की गई। इसके बाद जुड़ी हुई व्यवस्था है, इसका संवैधानिक प्रावधान देखते हैं तो अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ था इसका गठन, ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। इसी को देखते हुए फिर एक संशोधन पारित हुआ था, जिसको बोलते हैं 73वां संशोधन, जो हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं ब्रीफ में। अब एक एक बात हम समझते हैं क्या है। इसमें क्या क्या बातें कुछ हुई 73वें संशोधन में। लागू हुआ था 24 अप्रैल 93, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस संशोधन में क्या प्रावधान किए गए? इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 का नाम रखा गया पंचायत। और एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषयों को रखा गया है। ये कौन से विषय होते हैं? ये वो विषय हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपने जैसे सुना होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। उसी सूची के तरह ये भी एक सूची है जिसमें विषयों को रखा गया है। ये संघ सूची में 97 विषय थे, यहाँ 29 विषयों को ट्रांसफर किया गया पंचायतों को। और जो भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें प्रावधान थे। अब हम शुरू करते हैं आगे। संरचना कैसी है पंचायती राज व्यवस्था की? पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, मतलब कि 3 स्तर पर है, 1, 2 और 3।
सबसे निचले स्तर पर है, मतलब ग्राम स्तर होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर जो गठित किया गया उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर उसको ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के पद हैं। एक तो होता है इसका मुखिया, और कुछ होते हैं इसके सदस्य। अब आराम से समझेंगे। तो ग्राम पंचायत में मुखिया मुखिया का नाम क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि यूपी में प्रधान बोलते हैं, और ये सदस्य कहीं कहीं पर इनको पंच बोलते हैं, या कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो सदस्य होते हैं। इसकी छूट दी गई है संविधान में कि नाम आप कुछ भी रख सकता है राज्य। ठीक है। अब इनका चुनाव, मैं स्पेशल रेफरेंस इन यूपी, प्रधान का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे, ग्राम स्तर पर चुनाव जो भी होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते हैं। ऐसे ही ब्लॉक पंचायत में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चुनाव होता है यहाँ भी दो लोग होते हैं, सदस्य और मुखिया या अध्यक्ष। तो ब्लॉक पंचायत का मुखिया बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक पंचायत में ये दो लोग होते हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं, ये जितने भी सदस्य हों, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे जनता चुनती है, आम आदमी वोट देने जाता है। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। मतलब जनता नहीं चुनती है बल्कि उसके प्रतिनिधि चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेंबर हैं, ये जो सदस्य हैं, ये वाले, मान लीजिए कि 100 सदस्य यहाँ पर चुने गए, तो इन सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है। ये हो गया इनका अप्रत्यक्ष चुनाव। यही व्यवस्था जिला पंचायत स्तर पर भी लागू है। यहाँ पर जिला पंचायत के प्रमुख होता है या अध्यक्ष, और सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव सेम व्यवस्था है जो ब्लॉक स्तर पर है। सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष, और इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। सेम, ये चुनते हैं इनको। जो सदस्य होते हैं, तो ये इनकी संरचना हो गई और इनका चुनाव की प्रक्रिया हो गई। अब योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए, आप एक तो नागरिक हो, और दूसरी न्यूनतम आयु पार कर ली हो।
न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कार्यकाल होता है सामान्यतः 5। और जब चुनाव होंगे तो नया जो सदस्य होगा या नई जो पंचायत होगी शेष अवधि के लिए होगी। पूरा टेन्योर नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। या किसी मेंबर का चुनाव हो रहा है तो बाई इलेक्शन होता है। यहाँ एक और चीज, अगर मान लो ये रिक्त हुआ है जो पद, अगर 6 महीने ही बचे हैं कार्यकाल में, 6 माह ही बचे हैं, तो चुनाव नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो होती है मतदाता सूची में शामिल सदस्यों को तो जितने मतदाता सूची में लोगों के नाम है वही लोग हैं ग्राम सभा। कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। असेंबली जो ग्राम सभा है इसका प्रावधान है 243 ए में। ए फॉर असेंबली, असेंबली से याद रखेंगे, असेंबली में सभा होता है। तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है 243 डी में। याद कैसे करेंगे? डी को कर दीजिए डिजर्वेशन, और डिजर्वेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन, मतलब याद करने के लिए। और रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। किसके लिए आरक्षण किया गया है? यहाँ पर एससी, एसटी और महिलाओं के लिए। प्लस बैकवर्ड के लिए भी प्रावधान है, ओबीसी के लिए, लेकिन अनिवार्य नहीं। ये राज्यों के ऊपर है, कोई राज्य चाहे तो कर सकता है। अब जब महिलाओं की हम बात करेंगे, यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण किया गया है? महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। 1/3 सीटें, वो भी हर स्तर पर। हर स्तर पर 1/3 मतलब इसका एक तो हर स्तर पर, और एससी एसटी में भी 1/3। एससी एसटी की सीटों में
क्योंकि वहाँ की महिलाएं उसमें भाग लेंगी। सी सीट्स के मी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब प्रधान होंगे, प्रधान की 1/3 सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, सदस्यों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। ऐसे ही जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं या ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी भी 1/3 सीटें, ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं उनमें भी 1/3 सीटें। वैसे जिला पंचायत के प्रमुख की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हर स्तर पर का मतलब ये है जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ पर भी 1/3 सीटें, कुल सीटों का 1/3 आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए। ये न्यूनतम है, इसको बढ़ा सकते हैं, कोई चाहे तो बढ़ा सकते हैं। वैसे 50% कई राज्यों में है, ये शायद राजस्थान में है। और SC और ST के लिए जो आरक्षण दिया गया है, ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में। आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यही व्यवस्था हम ग्राम पंचायत में जो पढ़ रहे हैं वही लागू है वहां पर भी, लोकल बॉडी जो अर्बन लोकल बॉडी है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था हो गई। अब हम देखते हैं चुनाव आयोग, यहाँ जो चुनाव आयोग का गठन किया गया है, चुनाव अगर होगा तो कौन करवाएगा, तो हर राज्य में एक चुनाव आयोग होगा जिसका नाम होगा राज्य चुनाव आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसकी जो नियुक्ति होती है कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। और जो इसकी पदावधि अलग अलग जगहों पर शायद 62 वर्ष रखी गई फिलहाल, पदावधि हुई। और इसको हटाओगे कैसे, पद मुक्ति इसकी बहुत कठोर रखी गई है। कौन सी प्रक्रिया, हाई कोर्ट के जज की तरह। उच्च न्यायालय के जज की तरह पद मुक्ति हो सकती है। और ये कैसे हटाए जाते हैं, इनको है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाते हैं, विशेष बहुमत से, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसलिए राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति तो कर सकता है राज्यपाल, उसे हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष एंड स्वतंत्र चुनाव करवा सके, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। एक बात यहाँ याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग जो हम लोग पढ़ते हैं उससे अलग है, जैसे नोट यहाँ कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अलग है ये। से भिन्न है,
स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चुनाव करवाता है संसद के। संसद में लोकसभा, राज्यसभा सब शामिल हैं, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। इसके अलावा जो विधानमंडल है वो, ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधानमंडल में विधानसभा भी शामिल है और परिषद भी शामिल है। तो ये वाला चुनाव जो लोकल बॉडी का चुनाव हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। और इसके जो प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 243 के, याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है। तो के से याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, इसको कलेक्शन करके याद कर लीजिए। के पकड़ लेंगे, इलेक्शन आगे है, कलेक्शन करके। तो ये हो गया राज्य चुनाव आयोग। ये राज्य चुनाव आयोग दोनों आयोग चुनाव करवाता है, यही वाला। ये चुनाव कौन से करवाता है, पंचायत के प्लस जो शहरी निकाय होते हैं, म्यूनिसिपालिटी वगैरह के, वो दोनों के लिए एक ही होता है। क्योंकि राज्य का चुनाव आयोग है, तो राज्य में जितने भी चुनाव का हो रहे हैं स्थानीय सुशासन के, वो करवाता है। नेक्स्ट है इसका फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग, राज्य लगा हुआ है इसका, तो राज्य के स्तर का है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद कौन सा है, 243 आई एंड 243 वाई। वाई ये उनके लिए है जो शहरी वालों के लिए, बात गठित एक ही होता है, और आई वाला पंचायतों के लिए है। एक ही चुनाव आयोग गठित होता है इन दोनों प्रावधानों के तहत। आई को याद करने के लिए तरीका क्या हो सकता है, फाइनेंस कमीशन हम लोग पढ़ते हैं, एक केंद्र वाला बनता है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस का आई है, इसी से याद कर लीजिए, आई और वाई। गठन राज्य में है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, और कब किया जाएगा, प्रति 5 वर्ष पर। काम जो केंद्र वाला करता है वही इसके पास मिला जुला के काम होगा। तो काम होगा राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय, जिसमें अर्बन लोकल बॉडी प्लस पंचायत के मध्य राजस्व का बंटवारा। इसका मुख्य काम होता है। तो ये हो गया आपका राज्य वित्त आयोग। इसी के साथ हम लोग जो है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। इनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडी। इनके लिए लाया गया था 74वां संशोधन। और लागू हुआ ये 1 जून से।
93 में आया था, 93 की जून से लागू किया गया। इसके तहत संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9A। नाम रखा गया नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। और क्या जोड़ा गया, ये इंसर्ट किया गया, इसको जोड़ा गया था। और एक अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जैसे कि पंचायत वाले में 29 थे, तो यहाँ 18 विषयों को सौंपा गया है। ये हो गया संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक बेसिस क्या है। अगर हम देखते हैं भारत में पहली नगर निगम कब बनी, कहाँ बनी, तो बनी थी मद्रास में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। बाद में कलकत्ता और मद्रास में, बॉम्बे में भी इसका विस्तार हुआ। यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडी हैं, शहरी जो निकाय हैं, इनकी भी व्यवस्था त्रिचरणीय है। सबसे निचले स्तर पर इनके पास नगर पंचायत है, फिर नगर परिषद, फिर है नगर निगम। जो नगर निगम होता है, इसका जो मुखिया होता है, उसको बोलते हैं मेयर। ये शहरी निकाय, इसमें शहरी निकायों के बारे में इनका चुनाव, आयु सीमा सब वही है जो ऊपर पढ़ चुके हैं, 21 वर्ष। चुनाव, इनका चुनाव आयोग ही करवाता है, जो ऊपर राज्य चुनाव आयोग, कुछ अलग से नहीं है। सारी व्यवस्था इनकी सेम है। वित्त आयोग भी वही है। हाँ, इनके आर्टिकल्स जो हैं, अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है विस्तार। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे अर्बन लोकल बॉडी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। पंचायत को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अनुच्छेद 243A, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ठीक है। इसके बाद आप सी में देखेंगे तो संगठन दिया गया, कंपोजिशन ग्राम सभा का। 243 डी, डी फॉर डिजर्वेशन, दैट इज रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में कहा गया है। ई, ई डी, डी फॉर ड्यूरेशन, कार्यकाल कितना होगा, उसके बारे में है। एफ, ये डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें दी गई है। ई डी एफ डी, इसको एफडीआई कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। अयोग्यताओं के बारे में दिया गया है, इसको याद कर लेंगे, एफडीआईज। इसके बाद आई, ये हो जाएगा फाइनेंस।
आई से याद रखेंगे इसको। फाइनेंस कमीशन का गठन है। 243 के चुनाव आयोग। कलेक्शन राज्य चुनाव आयोग। याद करेंगे कलेक्शन से। ये पंचायत से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल और हैं। 243 जेड डी, ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को लेकर के। डी से डीपीसी, डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से जुड़ा हुआ है। मैचिंग के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, COMMI और इसके बाद जेड डी हो गया, दूसरा आएगा जेड कॉमन, डी के आगे ई। ये होता है मेट्रोपॉलिटन MPC। प्लानिंग कमेटी, ये दोनों आर्टिकल कई बार पूछे गए हैं और जितने मैंने लिखवाए हैं लगभग सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये पंचायतों में आरक्षण का है और 243T ये आरक्षण है शहरों में, व्यवस्था वही है। तो इस तरह से हम लोग लोकल बॉडी भी खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।